अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसे चाचना शरीफ कहा जाता है। चाचना शरीफ का अगर तारुफ करवाया जाए तो ये जनूबी पंजाब का बड़ा अहम और पुरानी कदीमी शहर है, लेकिन इससे वाबस्ता जो एक अहम शख्सियत हैं उनका नाम ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी जाए पैदाइश इसी चाचना शरीफ के मुकाम पर है। ये ज़िला रहीम यार ख़ान की एक छोटा सा कस्बा है जिसकी आबादी तकरीबन 12 से 15,000 बताई जाती है। और इस इलाके में फैसिलिटेशंस की अगर बात की जाए तो फैसिलिटेशंस के हवाले से यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती है जहाँ पर हम कह सकें कि ये शहर किसी खाते में आता है। इस शहर की अहमियत इसलिए भी है कि दो अहम जो वज़रा हैं, एक सूबाई वज़ीर और एक वफाकी वज़ीर हाशिम जवां बख्श जो कि सूबाई वज़ीर इस वक्त ख़जाना है, वो इसी हलके से मुंतखब हो चुके हैं, जबकि दूसरे उन्हीं के बड़े भाई खुसरो बख्तियार साहब जो कि इस वक्त मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हैं, वफाक में हैं और बड़ी सीट पे हैं। तो दोनों भाई यहाँ पर इक़्तिदार में हैं इस वक्त। और अगर खुसरो बख्तियार साहब की बात की जाए तो वो तकरीबन अरसा 8 साल से इधर इक़्तिदार में है, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में, नून लीग की गवर्नमेंट में वो यहाँ से मुंतखब हुए आज़ाद हैसियत से, और उसके बाद उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली और नून लीग के 5 साल इक़्तिदार में यहाँ पर कुछ नहीं किया। और उसके बाद सूबा महाज के वो सरबराह बनकर उभरे और तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत की और अब दूसरी मिनिस्ट्री इसी हुकूमत में वो इंजॉय भी कर रहे हैं। इससे पहले उनके पास मिनिस्ट्री थी और फिर दोबारा उनको मिनिस्टर बना दिया गया। तो उनके शहर का हाल ये है कि सीवरेज कहीं दिखाई नहीं दे रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वज़ीर हैं। और ख़ास तौर पर इस शहर की अहमियत इसलिए भी बहुत ख़ास है क्योंकि ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह का जो जाए पैदाइश है वो इसी इलाके की है। और उनका जो घर है, जो महल कहा जाता है ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का, वो भी इस वक्त प्रिजर्व नहीं किया गया, क्योंकि खा के वो गवर्नमेंट के पास है, कहा उसकी इस वक्त जो तमाम तर ज़िम्मेदारी है वो इस वक्त महकमा औक़ाफ़ के पास है। लेकिन इस शहर में ना तो रोड सलामत हैं, ना ही यहाँ पर इस वक्त जो है सीवरेज की कोई सूरत हाल है। और यहाँ पर आकर ऐसे लगता है कि लोग महरूमी में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पर यह खित्ता बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है। एक तरफ इसके मोटरवे गुज़र रहा है, बड़ा करीब इसके गुज़र रहा है, और मोटरवे उन अहम शहरों में से ये एक है जहाँ पर मोटरवे बिल्कुल शहर के अंदर उसका जो है वो एंट्रेंस और एग्ज़िट पॉइंट है, यानी कि टूल प्लाजा है। लोगों से पूछेंगे कैसे गुजारा कर रहे हैं, ना फिल्ट्रेशन प्लांट ना कोई और चीज़, तो क्या आप डिमांड नहीं करते मुंतखब नुमाइंदों? डिमांड एक दफ़ा करें, 10 दफ़ा करें, 20 दफ़ा करें, या रोज़ ही उठ के करें। अच्छा, ये कोई आज़ान तो नहीं है कि रोज़ सुने रोज़ करें। यहाँ से आते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो एक एक बंदा उनके लिए मोतबर होता है, जब वोट लेके चले जाते हैं तो हाथ मिलाते हुए करोना होता है उन्हें। ये सूरत आते हैं तो उनके लिए ये आम आदमी ये चलाने, ये वो दोनों पावर में हैं। एक इमरान खान साहब के बिल्कुल साथ बैठे होते हैं, एक जो है बजट बता रहे होते हैं, वज़ीर आला लोग हैं, बेफैज़ लोग हैं। तो आप वो उनका हल्का है ये वाला, वो पूरे मुल्क में इस वक्त बजट डिस्कस कर रहे होते हैं, कहाँ कितने पैसे मेरे भाई, आपने एक प्रोग्राम पहले भी किया था, क्या सिला मिला? यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो उनके करिंदे हैं, वो जाके उन्हें गुड की रिपोर्ट दे देते हैं कि यहाँ पे सब ओके है। कहाँ ओके है? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। मुझे एक फिल्ट्रेशन प्लांट बता दें। फिल्ट्रेशन प्लांट तो बाद की बात है भाई जी, ये मेन अड्डे पे खड़े हैं आप, ठीक है। ये वो जगह है जहाँ पे वक्त के नवाब जूते उतार के चलते थे, जूते उतार के। नवाब अपने प्रोटोकॉल को छोड़ो, जूते उतार के चलते थे। उसी जगह पे सेवरेज का नाम और निशान नहीं है। इस साइड पे पूरी बाजार है, ये चाचना चौकी है, इसके आप अंदर अगर चले जाए ना, इसमें भी सेवरेज का मसला है। ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग शायद इसी सेवरेज में गिर जाए। अंदर पानी है, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, आप चले, आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रेस्ट हाउस है, ठीक है, ये हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल है, ये साथ आगे, उसके आगे यूनियन काउंसिल है, उसके आगे वेटरनरी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे सेवरेज का कोई निजाम नहीं है। तो आप आवाज नहीं उठाते? आप लोगों की मैं तो आपको बता रहा हूँ, आवाज तो उठाते हैं,
लेकिन आवाज उन तक या तो पहुंचती नहीं है, पहुंचती है तो कहते हैं ठीक है बड़े तो हमारे साथ हैं। फिर वोट उन्हीं को देते हैं, आजाद हैसियत से आ जाए तब वोट उनको, वो तहरीक इंसाफ में आते हैं, फिर वो वोट तो आप उन्हीं को दे रहे हैं ना। 5 साल में आपको नहीं पता चला था क्या किया? पता है क्या है, शऊर की कमी है। लोग जो है ना अपने अपने छोटे छोटे सरदारों के नीचे दबे हुए हैं। ऐसे नाम बड़े खुसरो मुख्तियार साहब, नाम तो बड़ा हाशिम है, जवान, नाम बड़े और दर्शन छोटे। उनके अपने कारोबार तो बड़े हैं ना, यही बात बड़ी है। फ्लोर मिल्स यहाँ पे एक जो मिल नहीं शुगर थी, मिल, अभी शुगर मिल रहे हैं, पावर प्लांट है, बिजली का एक पावर प्लांट उनका करोड़ों रुपए डेली कमा रहा है। पावर प्लांट उनका ये RY के ये पावर प्लांट है। अच्छा कुछ किता नहीं कुछ नहीं किया यहाँ तो कुछ नहीं किया। महंगाई बहुत है। क्या करते हैं कौन? आप? क्या करते हैं? मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ किराए पे। कितने पैसे कमा लेते हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत खड़े हुए हैं सुबह के। मुश्किल है। मुश्किल है, बहुत तो मुश्किल। आते हैं आपके मुंतखब नुमाइंदे या कोई नहीं आया अभी तक, शिकवा है? शिकवा है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई? मैं काम करता हूँ। ठीक है, इधर के रिहायशी? हाँ, जमींदार हूँ मैं। अच्छा, इधर कोई भी मनसूबा नहीं। एवरेज क्यों खराब है भाई? अगर आप एवरेज खराब है, मुलाजमत नहीं है भाई साहब। इतना तनख्वाही भी खा जाते हैं, कौन खाता है तनख्वाह? ये अफसर खा जाते हैं। तनख्वाह नहीं देते? तनख्वाह भी नहीं देते। हमारी 3 महीने के खालिद बब्बार है, हाँ। वो भी खा गया है। तो आप मुंतखब नुमाइंदों को कहें जो मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं सुनते। मुंतखब नुमाइंदे सिर्फ कहते हैं बस ठीक है जैसे साहब। गए हैं कभी उनको मिलने? गए मिले? हाँ, मिले भी हैं, हाँ। नहीं सुनते कोई बात। नहीं सुनते? नहीं सुनते कोई बात। हाँ जी, चाचना से हाँ जी, क्या क्या मसाइल हैं इलाके के? यहाँ बहुत मसाइल हैं। यहाँ पानी के मसाइल हैं, यहाँ बहुत मसाइल हैं। तो बड़ा अच्छा इलाका है ये, दरिया सिंध है, उधर से मोटरवे। ये इलाका अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है। हाँ जी, क्या करते हैं भाई आप? भाई मैं इधर जॉब करता हूँ। दूसरी बात ये है, नाली के इधर बहुत मसाइल हैं। DCO की भी कंप्लेंट किया, जितने भी बंदे लगे हुए हैं इधर नून लेके लगे, कोई नहीं सुनता है। 101 दरखास्त दी है वजीर आला को भी, वजीर आजम को आप कोई नहीं। मौजूदा हुकूमत क्या कर रही है 2-3 साल? करप्शन कर रही है और क्या कर रही है मेरे भाई। पहले वाले भी करप्ट थे, वो आप भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, तो शहर का कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं कोई होता। एक प्रोजेक्ट ऐसा बता सकते हैं कोई इधर लगा हो, नया प्रोजेक्ट, कुछ कोई रोड? जी ये रोड जो है ये 13 साल से ऐसे पड़ी है। 2010 में ये रोड टूटा है, ठीक है। अभी क्या है 21 है, 11 साल में आप इस रोड पे सफर करके दिखा दो। कितने लागत से बने? 13 करोड़ 95 लाख 58,000 में। ये इस साइड ये भी टूटी पड़ी है? नहीं, ये कारपेट बनी हुई है। ये अभी ये इसका हाल दिखाएं, ये कारपेट है, ये कारपेट है, जरा दिखाएं जी, ये कारपेट है। तो ये 13 करोड़ 95 लाख 58,000 इसके लिखे हुए हैं और इसकी जो तकमील का टाइम है जो 2016 में बनी हुई है। तो वो आते हैं, आके पूछते तो होंगे कि यार कि ये मामलात हो रहे हैं, ठीक कर देंगे दुरुस्त? भाई मेरे इन 3 सालों में वजीर खजाना साहब ने कभी आके हल्के का हाल नहीं पूछा, और खुसरो बख्तियार साहब को तो पता ही नहीं है आते हैं या नहीं आते। घर कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 40 किलोमीटर है। अच्छा, जब वो इस्लामाबाद या लाहौर से आते हैं मोटरवे से उतरते तो इसी जगह पे? ओ नहीं भाई, अभी मोटरवे का क्या, वो मोटरवे पे चलते ही नहीं है। अभी तो उन्होंने जहाज ले लिए हैं। आप पिछले दौर में चले गए हैं। वो जो बंदा जहाज पे बैठ के जहाज पे उतरता है और फिर अपनी वो V8 में आके अपने घर चला जाता है, वहाँ पे 80-100 नुमाइंदे इकट्ठे होते हैं, वाह 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 उनकी जय जयकार करते हैं, फिर वो क्या नहीं करें बाहर निकल के। स्पीचलेस जी। मैं मोटरवे की बात कर रहा था तो उनके जहाज़ों की बात हो रही है, तो लोगों को सब कुछ पता है लेकिन मुंतखब नुमाइंदे शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ख़ास तौर पर खुसरो मुख्तियार और हाशिम जवाब बख्श साहब के इस वक्त में हल्के में हों। अगर चाहें, ये यकीन करें, ये उनके लिए 1 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है। वो सिर्फ कलम चला लेंगे। वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के वजीर हैं वो। एक अगर वफाकी काम होना है तो खुसरो बख्तियार साहब ऐसे दरखास्त लिखवा के अपने ही बंदे से उस पर साइन कर दें कि ये करो, 1 महीने के अंदर करके दिखाओ। नहीं करेंगे? करेंगे। वजीर खजाना है पंजाब के, वो अगर चाहें तो नहीं हो सकता, हो सकता है। आप ये देखें, मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पे चाटना शरीफ की जो तालीम की रेशो थी, दोनों दो बार दूसरी बारी ले रहे हैं। वो भाई दूसरी बारी है, दोनों की है, आपको भी पता है। मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। वो कन्फर्म आपको पता है, पिछले दौर में 8 साल से ये 2 लोग हैं, 8 साल से 2 यहाँ पे ही हैं। आप किस पे इल्जाम दें? नून लीग पे दें, PP पे दें, किस पे दें? ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मैं आगे जाऊंगा। एक और बड़ी अहम जगह है ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का
जो जय पैदाइश है वो दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आवा का आवा बिगड़ा हुआ है और जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो हाई प्रोफाइल नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के माने ताने सियासतदान हैं और माने ताने इस वक्त बड़ी अहम सीटों पे हैं और शायद सीटों पे आकर बैठ कर वो अपने इलाके को भूल गए। तो एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का जो महल है उसकी हालत दिखाएंगे कि गवर्नमेंट के पास है, औकाफ के पास है और उसका हाल क्या किया हुआ है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं चाचा शरीफ, जो कि बड़ा अहम इलाका है जनूबी पंजाब का, और इस वक्त इसकी अहमियत इसलिए भी अहम है, एक पस मंज़र इससे पहले आपको दिखाया कि शहर का क्या हाल था, और एक अहम इसमें किरदार ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का है, जो कि जनूबी पंजाब पाको हिंद बड़े बुज़ुर्ग थे, बड़ी बुज़ुर्ग हस्ती थी। तो मैं उनकी जाए पैदाइश पे मौजूद हूँ, जो कम अज़ कम ये महल था। मुझे पहले तो यहाँ पे आके बड़ी हैरानगी हुई, एक दरवेश बुज़ुर्ग जिन्होंने इस दुनिया की हर चीज़ को छोड़ दिया, और इतना शानदार उस दौर का उनका ये घर था जहाँ पे वो रह सकते थे, जहाँ पर आशाइश थी और हर चीज़ थी दुनिया की, लेकिन उस चीज़ को छोड़कर वो निकल पड़े सिर्फ इस लिए कि दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला के अहकामात को माने और ख़ास तौर पर तालीमात दें, क्योंकि आखिरत की ज़िंदगी अहम है और दुनियावी ज़िंदगी में कुछ नहीं पड़ा। तो ये वो मिसालें हैं हमारे सामने। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की काफ़ियाँ, उनकी शायरी तो हमारे सामने थी, लेकिन उनका किरदार जो है, बतौर किरदार जो है, वो ये सारी चीज़ें यहाँ आकर पता चलता है। और यहाँ आने का मकसद मेरा ये भी था कि ये दिखाया जाए कि ये एक असासा है जो कि 200 साल पुराना है, जो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। ना तो इस वक्त हुकूमत इस पर तवज्जो दे रही है और ना ही यहाँ पर कोई भी महकमा इसके हवाले से सोच रहा है। मैं इससे पहले कई ऐसे मकामात पर गया, मैं नवाब बहावलपुर का सादिकगढ़ पैलेस भी दिखाया, हालांकि वो सादिकगढ़ पैलेस वहाँ के लोगों की अपनी प्रॉपर्टी है और वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता, लेकिन ये हिस्सा जो है ये इस वक्त औकाफ के अंडर आता है और औकाफ ने इसका जो बेड़ा गर्क किया हुआ है, मुझे अफसोस है। और सबसे बड़ी बात फिर मैं रिपीट करूँगा, ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस शानदार महल के रिहायशी थे। उन्होंने अपनी तमाम तर आसाइशों को छोड़कर दरवेशी अपनाई और अल्लाह पाक के करीब हुए, और जो कुछ लिखा आज तक उनकी तालीमात हमें मशले राह के तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से उन्होंने ख़ास तौर पर जो शान व शौकत की अपने आप में इंसान जो बहुत कुछ बनने की कोशिश करता है, उसके बारे में बताया कि इंसान कुछ नहीं है, इंसान ज़रा बराबर भी नहीं है। तो इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर आना, दुनिया में आना है दरसगाह के तौर पर, यहाँ पर इम्तिहान गाह के तौर पर, और फिर वापस रब की तरफ लौट जाना है। तो ये वो हस्तियाँ हैं जो आज हम नफ्सा नफसी में फैले हुए हैं, पैसे के चक्कर में हैं, चीज़ों के चक्कर में हैं, हम माल बनाने के चक्कर में हैं, दुनिया बनाने के चक्कर में है। तो दुनिया बनी हुई उन्होंने एक साइड पे की और रब से लगाव किया, और अल्लाह ताला ने भी उनको बुजुर्गी का जो रुतबा है वो दिया। तो ये वो जगह है जिसको मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि इसको प्रिजर्व किया जाता तो आज यहाँ पर ये जो सियाह हैं वो अच्छे तरीके से आ सकते थे। ये ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वो जगह है जहाँ पर वो बच्चों को, यहाँ के इलाके के लोगों को दर्स देते थे, क्योंकि ये बैकवर्ल्ड एरिया था। और तालीम जो जिसकी हम जिक्र करते हैं कि तालीम जो है सबसे अहम चीज़ है, जहाँ भी जहालत है उसको ख़त्म करने के लिए। तो ये वो जगह है जहाँ पर हम मौजूद हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो हैं यहाँ पर दर्स देते थे, यहाँ के लोगों को बताते थे कि किस तरीके से आप में ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरीके से हमने इस माशरे का हिस्सा बनना है, अच्छे माशरे का हिस्सा बनना है और दुनिया और आखिरत दोनों को साथ लेके जाना है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, लोग यहाँ पर आके दुआएं भी मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है जनाब। ये कितना बड़ा एहसासा है जो इस वक्त मैं देख के हैरान हूँ कि इसको तो प्रिजर्व करना चाहिए था, बजाय इसको छोड़ दिया। ये औकाफ के अंडर आता है? जी जनाब, ये महकमा औकाफ की तहवील में है जनाब। ठीक है। और बतौर यहाँ का शहरी होने के मेरा दिल इस वजह से भी दुखता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई भी दीवार वगैरह इस तरह की नहीं है, रुकावटें हों, यहाँ से कुत्ते आ जाते हैं, बिल्लियाँ आ जाती हैं, तकलीफ़ होती है हमें। तो इंतज़ामिया या कोई इसके ऊपर कभी नोटिस लिया उन्होंने?
इंतज़ामिया ने अभी तक तो कोई नोटिस नहीं लिया है जनाब। अभी क्या दिल करता है, ये जगह कौन सी है? ख्वाजा साहब यहीं पे पैदा हुए थे? जी जनाब, ये ख्वाजा साहब की यहाँ पे दरसगाह भी होती थी, बच्चों को दर्स भी दिया करते थे और लोग उनसे फैज़ याब होते थे। तो हुकूमत में अगर थोड़ी सी जो ये चीज़ें हैं ना, अगर ये इसे प्रिजर्व करें और किसी भी तरह से इसकी बाउंड्री बनाएं, विजिटर्स के लिए भले टिकट रखें, कुछ रखें, तो ये चीज़ें ना सिर्फ हुकूमत के लिए रेवेन्यू का बायस बनेगी, बल्कि हमें भी इस चीज़ की खुशी होगी कि यहाँ पे इन चीज़ों को ख्वाजा साहब की जो भी हैं इनको प्रिजर्व करके उन्होंने अच्छा किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शायरी भी लिखी हुई है ख्वाजा साहब की, तो फारसी में भी उन्होंने शेर लिखे, उर्दू में भी लिखे, सराइकी में भी लिखे। जी जी, उन्होंने फ़ारसी में भी लिखे, सराइकी में भी लिखे। तो उनका आज क्योंकि जुमतुल मुबारक है तो इस वजह से आज भी यहाँ के अकीदतमंद आते रहते हैं, तो इस वजह से उनकी शायरी का जो एक लुत्फ़ है वो यहाँ पे आके कम से कम सूफियाना कलाम में मिलता है। जैसे उन्होंने फरमाया था कि मैं ना बद कहीं भीम भरमदा, तू ही साहिब लाज शर्मदा, जोर फरीद को तेड़े दमदा, लड़ लगियां दी तोड़ निभासा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कमाल की चीज़ें थी। अब इसके मैं आपको दरवाजे दिखाऊं तो मैं आज के दौर में इस तरह की लकड़ी का काम हम सुनते हैं, चन्योट या फिर और इलाकों के जो काम हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो ये वो महल था जहाँ पर ख्वाजा गुलाम फरीद पैदा हुए, मतलब उनकी अपनी ये प्रॉपर्टी थी और उन्होंने इसको छोड़ दिया क्योंकि वो दुनिया नहीं, वो आखिरत को संभाल रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से दुनिया में आए हैं और टाइम गुजार के आगे जाना है। अंदर जाऊंगा, अंदर जाके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की खूबसूरत यहाँ पर ये रूम्स बने हुए हैं। एक एक रूम जो है हवेली की तरह, महल की तरह, इसको ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का महल कहा जाता है। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं, छतें इसकी खूबसूरत तरीके से जो है वो नक्शो निगार किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लोग भी आते हैं यहाँ पर आकर इनकी जो अब पैदाइश की जगह है उसको देखते हैं। हाँ जी, क्या समझते हैं, यहाँ पे आए हैं, देखा आपने कितना प्यारी जगह है ये तो बहुत ही प्यारी जगह है और खुश नसीबी है पूरे पाकिस्तान के लिए कि इतनी बड़ी हस्ती की रिहाइशगाह है। यहाँ पर कोई सफाई नहीं, कोई तवज्जो नहीं, महकमा औकाफ खा रहा है ये पैसा। जो हमारे यहाँ के सजादा नशी हैं ख्वाजा मजहर फरीद साहब कुरेजा, उन्होंने कई बार अपनी जेब से लगाने की कोशिश की है इस महल पर, तो उनकी तरफ से औकाफ की तरफ से नोटिस आ जाते ये हैं। 200 साल पुराना होगा। बिल्कुल बहुत अरसे का है यहाँ। ख्वाजा साहब यहाँ बच्चों को दर्स देते थे और हम चाटला शरीफ के लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि हम इस शहर के रिहायशी हैं और हमारे पीर ख्वाजा मजहर फरीद से सजादा नशी हैं जो यहाँ के, वो हमारे लिए बहुत ही एजाज़ हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि उनका साया हम लोगों पर हमेशा कायम रहे। तो उन्होंने कई बार अपनी तरफ से कोशिश की है इसकी मुरम्मत काम कराने की, तवज्जो हुकूमत की तरफ। हाँ, उन्होंने एक बार कलर कराया है पूरे महल को, तो औकाफ की तरफ से उनके पास नोटिस आ गया। वो भी क्या करें, वो तो कुछ नहीं कर सकते। ये तो सियासत ना तो इसको यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से बनाने देती है और ना खुद बनाती है ना बनाने देती है। सामने जो है वो पंगुड़ा या झूला है जहाँ पर ख्वाजा साहब पैदा हुए थे और इसके अंदर वो रहे थे और इसके अंदर उनको जो है वो बचपन उनका यहाँ पर गुजरा था। और इस पंगुड़े को भी अकीदत के तौर पर लोग आके यहाँ पर देखते हैं और यहाँ से उनकी दिली वाबस्तगी है जैसे ख्वाजा साहब के साथ है। तो इसकी छतें देखें, टूट चुकी हैं, गिर चुकी हैं और कुछ बची हुई हैं, लेकिन जो बच्चा कुछ है उसको भी बचाने की ज़रूरत है। हाँ जी, कब से ये ऐसा असर हुआ है इसका? इनका काफ़ी अरसे से जब जवान होने तो ये देख रहे हैं, ये हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब का कदीमी शहर है, लेकिन यहाँ जो है कोई तवज्जो नहीं। हमारी वज़ीर आला सरदार उस्मान बोजदार से गुजारिश है वो इधर तवज्जो दें। हमारे इलाके की खुशकिस्मती है यहाँ हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद साहब सजदा नशीन दरबार आलिया कोट मिठन शरीफ वो भी यहाँ मौजूद हैं और दरबार वली हज़रत ख्वाजा कामरान फरीद साहब वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो अपना उस्मान बोजदार साहब को
हमारी ये गुजारिश है यहाँ वो तवज्जो दें, ये उनका। इमरान खान साहब इन दिनों सियाहत को बड़ा फ़रोग़ दे रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान में सियाहत एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर उजागर किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये बतौर सियाहत के ये महल जो है इसको दिखाया जा सकता है। ये एक मंजिला नहीं, ये ऊपर की भी मंजिला हैं। देखें ऊपर भी एक और इसके बिल्डिंग है और वो भी नज़र आ रहा है कि कितनी पुरानी है। हाँ जी, कहाँ से आए हैं जी आप? मैं इधर से हूँ, चाचना शरीफ से। चाचना शरीफ से। ये क्या चाचना शरीफ आपका शहर है? ये कदीमी शहर है, ये ख्वाजा गुलाम फिर रहमतुल्लाह का शहर है। ये हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही, इसका फंड जो है महकमा औकाफ का रही है। तो ऐसे चीज़ें बुजुर्ग के महल पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ये ज़ईफ़ पड़ा है महल काफ़ी अरसे से और हुकूमत भी तवज्जो नहीं दे रही। और वज़ीर आला उस्मान बोदार को रिक्वेस्ट है जो मेहरबानी करे औकाफ वाले को कहे तो भी। जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी बड़ी बड़ी चीज़, बड़े बड़े नाम हैं यहाँ पे। खुसरो बख्तियार साहब, हाशिम जवां बख्श साहब, दोनों वजीर हैं, उनको भी रिक्वेस्ट कभी मिले हैं वो आपको आके? मखदूम खुसरो बख्तियार तो इधर नहीं आते, बेबस टाइम आता तो वो लेकर चले जाते हैं। फिर इधर काम नहीं होता, सिविल का निज़ाम दुरुस्त नहीं है, बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं है। 8 साल से जो खुसरो बख्तियार साहब हैं यहाँ पर वो जीतते आ रहे हैं। 8 साल इसलिए कि पिछले 5 साल नून लीग के दौर में उन्होंने आज़ाद हैसियत से यहाँ पर जीत कर नून लीग में शामिल हुए और उसके बाद महाज बनी और जनूबी पंजाब सूबे की महाज बनी, जिसमें कहा गया था, दावे किए गए थे कि 90 दिन में जो है जनूबी पंजाब सूबा बनेगा। वो सूबा तो दूर की बात, वो अपने शहर के हालात भी ठीक नहीं कर सके। चाचना शरीफ है जी, जिससे हम बता रहे हैं कि इस वक्त इसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। लेकिन ना तो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे बड़े बड़े नाम जिनकी शुगर मिलें भी हैं यहाँ पर और जिनके बड़े बड़े यहाँ पर काम हैं और ऑब्वियसली उनके काम जो हैं इस वक्त बड़े बड़े मामलात में इन्वॉल्व भी हैं और उनके ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत है। मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों को कम से कम सोचना चाहिए, शर्म करनी चाहिए कि उनका इलाका है। अगर इमरान खान साहब ने और बहुत सारी जगहों को हेरिटेज में शामिल किया है तो इसको क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर कोट मिट्ठन है और कोट मिट्ठन को इस वक्त हेरिटेज में शामिल कर लिया। सवाल ये पैदा होता है कि चाचना शरीफ को भी अगर शामिल कर लिया जाता तो विज़िटर अगर जहाँ पर कोट मिट्ठन आते तो इस महल को भी देखते, यहाँ पर नवादरात भी रखी जा सकती थी और यहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था और अट्रैक्शन का बायस होता उन लोगों के लिए जो कि बाहर से आते हैं यहाँ पर ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के बारे में सुनते हैं। बहुत सारी चीज़ें ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के बारे में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ आके मालूम होती हैं उसके बाद और दिल बड़ा हो जाता है कि ऐसे बुजुर्ग जो हस्तियाँ हैं वो जनूबी पंजाब में हैं, मौजूद हैं, उनकी यहाँ पर वो पैदा हुए और यहीं पर उनके मज़ारात हैं। तो उनसे जो एक वाबस्तगी है रूहानी वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा करीब कर देती है। क्योंकि ये महल और ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने अपने इस बड़े शानदार रिहाइश गाह को छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि उन्हें अल्लाह ताला के करीब होना था और लोगों को टीच करना था कि रब के नज़दीक सब बराबर हैं और दुनिया में आकर आखिरत की तैयारी करनी है। तो एक ब्रेक और ब्रेक के बाद और कुछ लोग उनसे बात करेंगे, चाचना शरीफ का हाल क्या हो गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं कदीमी शहर चाचना शरीफ की, जिसकी पॉलिटिकली बड़ी एफिलेशन है, बड़े बड़े नाम यहाँ से गुजरे और अभी भी सिटिंग जो मिनिस्टर्स हैं दो, एक सूबाई और एक वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार साहब और उनके भाई यहीं से ही मुंतखब हैं। 3 साल में जो कुछ आपको दिखाया इस शहर में जो हालात रहे, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। बड़ी अहम शख्सियत हमारे साथ हैं, मोहम्मद फरीद कुरेजा साहब जो कि यहाँ के पॉलिटिकल फिगर भी हैं, बल्दियाती या फिर लोकल गवर्नमेंट में एक बड़ा अहम किरदार हमेशा से रहा और इस फैमिली का यहाँ की पॉलिटिक्स में बड़ा किरदार रहा और अभी भी जो है अगर इनका तारुफ़ करवाएं, ये एक छोटा तारुफ़ था। एक बड़ा तारुफ़ ये है कि ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जो दरबार के गद्दी नशीन हैं, सज्जादा नशीन हैं, वो इनके वालिद साहब हैं, मज़हर साहब। और हम आपको वेलकम कहते हैं फरीद साहब। क्या हाल हो गया आपके शहर का? और मैं 2 साल बाद यहाँ पे आया था तो 2 साल पहले भी यही हाल था, अब उससे बिगड़ गया। तो 3 साल में कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे आपके शहर में? इतना बड़ा शहर जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश यहाँ पे, वो यहाँ पर रहे, उनका महल मैं देख के हैरान कि इस वक्त इस कदर वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है इस शहर में।
ہوا کیا ہے؟ موٹر وے بھی بن گیا حالانکہ جیسے 2 سال پہلے تھا ویسے ہی آج ہی شہر فرید چاچڑا شریف اسی پوزیشن میں ہی ہے. اصل میں یہ یہاں کے جو ایم این اے ہیں مخدوم خسرو بختیار اور وزیر خزانہ ان کے بھائی ہیں صوبائی وزیر خزانہ تو ہاشم جمع بخت، یہ حلقہ ان کا ہے. ہماری اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ کیونکہ میں پیپل پارٹی کا چیئرمین رہ چکا ہوں، تو اس علاقے پہ وہ توجہ بالکل نہیں دے رہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ توجہ تو دور کی بات ہے، وہ تو الیکشن میں ورک کرنے بھی یہاں پہ نہیں آئے. یہاں سے اکثریت کے ساتھ وہ جیتے ہیں، لیکن ابھی تک بلکہ میں یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال بھی وہ اقتدار میں رہے ہیں. یعنی کہ 8 سال کا یہ طویل عرصہ ہے جی بالکل یہاں پہ وہ اقتدار میں رہے. بالکل. اور یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا. ابھی سیوریج کا کام ہوا تھا، یہاں پہ ڈی سی او صاحب آئے تھے نبیل جاوید صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے کیونکہ وہ عقیدت مند تھے، انہوں نے شہر کی حالت دیکھی اور انہوں نے فرید پاک کے شہر کو صحیح کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. تو انہوں نے یہ فنڈ منظور کرایا تھا سیوریج کا. تو سیوریج یہاں پہ بنی ہے لیکن ناقص مٹیریل لگا ہے اور وہ اس وقت فلاپ ہو چکی ہے کیونکہ یہاں پہ جو مین مشینیں ہیں پانی کو کھینچنے والی، مطلب گندا خو سمجھ لیں اس ٹائپ کا جو یہ بناتے ہیں ایک جگہ جہاں سے یہ پانی کھینچتے ہیں اور سٹور کر کے آگے مطلب ویسٹ کرتے ہیں، تو اس کا کوئی فنڈ نہیں ہے. وہ مشینیں لگ کے بند پڑی ہوئی ہیں. تو پوزیشن یہ ہے کہ یہاں پہ جب سیاستدان ووٹ تو یہاں سے لے جاتے ہیں لیکن علاقے میں دوبارہ پھر مڑ کے واپس بھی نہیں آتے. اس شہر کی اگر تاریخی اہمیت دیکھی جائے تو بڑی اہم تاریخی جگہ ہے. یہاں پہ ریلوے اسٹیشن تک تھا، پوسٹ آفس تک تھا، ٹیلی فون ایکسچینج تک تھا، جو اب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. شہر آگے ترقی کرتے ہیں، یہ پیچھے جا رہا ہے وقت. اصل میں کچھ دریا کی زد میں یہ علاقہ آیا ہے. یہاں سے بینک اس لیے چلا گیا ہے کہ یہاں آبادی بہت کم ہو گئی تھی کیونکہ دور دراز کے جو ساتھ کے ملکہ علاقے تھے وہ نا دریا کی کٹاؤ کی زد میں آ گئے ہیں. یہاں سے لوگ مائیگریٹ کر کے ظاہر پیر کوئی خانپور کوئی ادھر چلا گیا ہے. بینک تو اس وجہ سے یہاں سے چلا گیا ہے. باقی جو چیزیں یہاں سے گئی ہیں، ڈاک خانہ گیا ہے، وہ بھی ظاہر ہے آبادی کم ہونے کی وجہ سے، کام کم ہونے کی وجہ سے یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے اس کا ظاہر پیر. تو پھر اسی وجہ سے فوکس نہیں ہے یہ ایریا کہ زیادہ آبادی نہیں ہے اور ادھر اس کو ایسی چھوڑ نہیں. یہاں ایسی بات بھی نہیں ہے. ابھی 13,000 چاچڑا شریف کی آبادی ہے اور یو سی کی یہاں پہ کوئی 32-33,000 کی آبادی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی معمولی آبادی تو نہیں ہے. یہاں پہ بہت پرانے قدیمی لوگ یہاں پہ بستے ہیں، رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ منظور نظر نہیں ہے یہاں کے سیاستدانوں کی نظر میں. ٹھیک ہے. ان کے لیے اتنی توجہ وہ دے نہیں رہے، حالانکہ یہ بہت تاریخی شہر ہے، بہت پرانا شہر ہے. جس طریقے سے موجودہ حکومت اپنے جو بڑی تاریخی عمارتیں ہیں ان کو پریزرو کر رہی ہے، ان کو مزید بنا رہی ہے تاکہ سیاح آئیں، تو میں نے دیکھا خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہاں پر محل ہے اس کو بھی تو پریزرو کیا جا سکتا ہے. اس کو بھی یہاں پر اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے تو وہ بن سکتا ہے. یہاں سے آ کے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت قدیمی ایک جگہ ہے. تو اس حوالے سے بھی اس شہر پہ کوئی منظور نظر. اصل بات یہ ہے کہ جی یہ محل فرید محکمہ اوقاف کے ہینڈ اوور ہے. اچھا. محکمہ اوقاف نے ہم سے یہ چھین لیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ محل ہو گیا، دربار فرید ہو گئی. دربار فرید کے ساتھ ملک کا 35,000 ایکڑ زمین ہم سے چھینی گئی ہے. دربار بھی ہم سے زبردستی لی گئی ہے. آپ نے ڈونیٹ نہیں کی، آپ سے چھینی گئی ہے ہم سے. اچھا. دوسرا 1994 سے وہاں پہ کوئی نام نہاد سجادہ نشین ابھی بنے ہوئے ہیں، وہ سیاسی سجادہ نشین ہیں جو اس وقت موجودہ. جی وہ سیاسی سجادہ نشین ہیں. ان کو اور وہ نام نہاد ولی عہد ہیں راول صاحب. ان کا کوئی دربار فرید کے سجادگی
کے حوالے سے کوئی ان کا رول نہیں ہے. تو ہر کسی کو تو یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ وہاں پہ جی ہاں کسٹوڈین ہے. بالکل کسٹوڈین ویسے محکمہ اوقاف ہے ادھر کی. دربار فرید محکمہ اوقاف کے انڈر ہے. اور کیونکہ وہ اصل نہیں ہیں لوگ, ان کو مسلط کیا گیا ہے. اصل کون ہے؟ اصل میرے والد صاحب ہیں خواجہ مظہر فرید قریجہ صاحب. اچھا, وہ یہاں پر گدی نشین ہے یا جانشین ہے؟ جی جی. 1960 میں ہم سے دربار فرید اور زمینیں محکمہ اوقاف نے ٹیک اوور کی تھی. اور ہم نے ہی یہ ساری جائیداد اور دربار اور محکمہ اوقاف کو دی ہے. انہوں نے تو ایک دھیلا اور ایک ایسا سمجھ لیں کوئی زرعی زمین یا کوئی ایسی چیز بھی نہیں دی. اور خاندانی حوالے سے, شجرے کے حوالے سے, قانوناً برادری کے حوالے سے ہمارے مرشد ہیں قبلہ عالم غریب نواز نور محمد ماروی صاحب. تو یہ دستار ان کی طرف سے ہمیں ملی تھی اور خواجہ عاقل محمد صاحب کو ملی تھی. وہ خواجہ عاقل محمد صاحب ہمارے بڑے بڑے دادا تھے اور وہ دستار ان سے چلی آ رہی ہے شجرے کی روح سے. ابھی خواجہ امام بخش صاحب خواجہ غلام فرید صاحب کے داماد بھی تھے, تو ابھی ان کا خاندان چل رہا ہے. امام بخش صاحب کے چھوٹے بیٹے کی اولاد ہیں, چھوٹے بھائی کی اولاد ہیں وہ. ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے 94 سے. صدر فاروق لغاری نے ان کو ان کیا تھا. ہمارے خاندان کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا اور ان کو پھر ان کیا گیا تھا. سیاسی سجادہ نشین آپ ان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ تو وہی نظر آتے ہیں, وہ کام بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں کا کہیں پہ نظر نہیں آتا. بظاہر جو آپ جس طریقے سے باتیں بتا رہے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ایکچوئل اس ساری چیزوں کے جانشین ہیں, لیکن نظر تو وہ لوگ آتے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آگے آگے ہوتے ہیں, کام بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں سارے. سر بات یہ ہے کہ شعبدہ بازی کا ہمیں شوق نہیں ہے. ایڈورٹائزمنٹ ہمیشہ 2 نمبر چیز کو بیچنے کے لیے کی جاتی ہے. اوریجنل چیز اوریجنل ہے. دربار ابھی خستہ حالت میں ہے. آپ وزٹ کریں, آپ خستہ حالت میں ہے. یہ محل بھی خستہ حالت میں ہے. یہ آثار قدیمہ میں ابھی مطلب آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتے. ہم کرتے ہیں تو یہ واویلا مچا دیتے ہیں کہ یہ جی آپ قبضہ کر رہے ہیں. کہ کم از کم یہ تو دیکھیں فرید صاحب کہ کم از کم اس دربار کو بھی اس کے اندر لے آتے, اس دائرے کے اندر. یہ کوئی سیاسی یہ سیاسی سٹنٹ ہی ہے. ہم اپوزیشن میں ہیں. وہ خواجہ محبوب معین الدین صاحب وہ اقتدار گروپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, وہ کر رہے ہیں. آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کہ یہ محل ہے, یہ اس سے بھی تاریخی ہے اور اس کو بھی تو ہم نے کوشش کی ہے. ہم نے اپلیکیشنیں بھی دی ہیں. ہم نے سیکٹری اوقاف کو بھی کہا تھا جو پہلے تھے, تو ان کو بھی کہا تھا, لیکن کوئی سنتا ہی نہیں ہے. ورلڈ ہیریٹیج میں اس کو نہیں شامل کیا. نہیں, اس کو نہیں شامل کیا ہوا. ابھی دربار خستہ حالت میں ہے. اس کی محکمہ اوقاف کو ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا تھا, یہ آپ کو لازمی ہے بتانا, اس وقت ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا محکمہ اوقاف کے ساتھ, حکومت پاکستان کے ساتھ, کہ دربار فرید کی آمدنی اور اس کے ساتھ ملک کا جو ہم نے زمین دی ہے اس کی آمدنی یہ ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور پہ خرچ ہوگی. ابھی یہ اپر پنجاب ساری آمدنی جا رہی ہے. کدھر لگ رہی ہے؟ جو اس وقت آپ کے پاس ابھی اوقاف کے پاس 35,000 اندازاً 30 سے 35,000 ایکڑ ہم نے اوقاف کو دی ہے. اس کا جو وہ رینٹ آتا ہے وہ اوقاف کے پاس جاتا ہے. اس کے بدلے میں کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیا کر رہی ہے؟ آپ دربار کی حالت دیکھ لیں. آپ لوگ تو گدی نشین ہیں, آپ لوگ جانشین ہیں, آپ آواز کیوں نہیں بلا؟ ہمیں آواز ہم نے اٹھائی ہے, لیکن اس وقت نام نہاد سجادہ نشین اور ان کے بیٹے اس پہ سیاسی طور پہ قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ ویسے آپ سمجھ رہے ہیں ہڈلز آ رہی ہیں, بالکل ان کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں. کر رہے ہیں ایسا. وہ اصل میں دربار فرید کو پرسنل مفاد لے رہے ہیں. وہ دربار شریف سے وہاں لگا رہے ہیں آپ ان پہ. بالکل میں ثابت کروں گا. اور آپ دیکھ لیں جمعہ کے دن وہ 10 بجے سے آ کے 3 بجے تک
वहाँ बैठते हैं। जो पैसा गले में जाना चाहिए वो उनके मुरीदैन और मुरीदैन नहीं सॉरी खलीफे जो बने हुए हैं वो पकड़ पकड़ के पीर साहब के पास लेके जा रहे हैं। आप आज जुम्मा है, आप चल के देख सकते हैं, आज भी वो वहाँ पे बैठे होंगे। आज भी वो जो गले में पैसा जाना चाहिए, दरबार के ऊपर लगना चाहिए, वो वसूल कर रहे हैं। महकमा में ये हो रहा है जी, इस जगह पे आके भी आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगर इसमें कोई सदाकत है तो फिर तो बड़े अफसोस की बात है। मेरे पास सबूत है, मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। वहाँ जो करोड़ों के जो प्लॉट हैं उस पे कब्जे किए जा रहे हैं। अभी मैंने सेक्रेटरी औकाफ से बात की थी, अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ से बात की है, मैनेजर औकाफ से बात की है। कोई हुकूमत होती है, वजीर आला भी वहाँ से होके गए हैं, तो उन तक ये बातें नहीं पहुँच रही हैं? उन तक नहीं पहुँची। हमने सिटीजन पोर्टल पे दरख्वास्त दी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारा काम है आवाज़ उठाना। ये महल का कुछ होगा, कुछ बेहतरी होगी, नहीं तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो रहा है ये। अगर इसकी मतलब है आप ऐसा समझ लें कि इसकी बुनियादें जो है अभी खोखली हो चुकी हैं। तो इसके ऊपर काम ना किया गया, इसको मरम्मत ना किया गया तो ये हमारा बहुत कीमती विरसा है। और इसकी एक वजह ये भी है कि आपकी आपसी इख्तलाफ जो है वो इन सारी चीज़ों के अंदर। हमारा उनके साथ कोई इख्तलाफात नहीं है हमारे, ठीक है। हम नहीं समझते क्योंकि वो एक मसनद है सजादा नशीन की, पिलर नंबर 2 वो मेंशन है, ठीक है। उसके ऊपर वो नहीं बैठते। हमारा उनका इस इशू पे की जगह है वहाँ वो नहीं बैठते, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ों में वो इन्वॉल्वमेंट है। और वो महकमा औकाफ को भी उन्होंने ना ऐसा समझ लें ब्लैकमेल किया हुआ है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है जी चाचना शरीफ की। और ख़ास तौर पर एक बड़े सूफ़ी बुजुर्ग, बड़े सगीर पाक-हिंद जिन्हें मानते हैं, आज भी उनकी काफ़ियाँ पढ़ी जाती हैं। इस्लाम को यहाँ पर फैलाने में उनका एक बड़ा अहम कलीदी रोल रहा। तो आज उनका शहर चीख चीख के बोल रहा है कि उनके जो जाए पैदाइश है, उनके जो दरबार है, वहाँ पर औकाफ अरबों रुपये सालाना लेने के बावजूद एक धेले का काम नहीं कर रहा। और इस तरह की इमारतों को अगर सियाहों के लिए भी बना दिया जाए तो एक बड़ा असासा यहाँ पर ना सिर्फ प्रिजर्व हो सकता है, महफूज हो सकता है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ पर आकर ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह भी आकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये था जी आज का प्रोग्राम, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे एक अहम तारीख़ी शहर के बारे में बताने की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 साल में कुछ नहीं बदला, वही तमाम तर चीज़ें इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अपने मेज़बान मौसम को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।